कल लास्ट डे जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे लायबिलिटीज असेट्स के, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य। लागत से तात्पर्य माल अथवा सेवाओं को प्राप्त करने पर किए गए वैसे हैं, चाहे वह रोकड़ यानी कैश, किसी संपत्ति अथवा अंशों व सेवाओं के बहिर्गमन के रूप में हो अथवा उससे संबंधित दायित्व उत्पन्न हो गया हो। साधारण अर्थ में माल या वस्तु का क्रय मूल्य चल अचल संपत्ति की दशा में उसे लाने की मजदूरी, स्थायी संपत्ति की दशा में स्थापना व्यय का योग लागत मूल्य कहा जाता है। कोई भी चीज हम परचेज करते हैं तो वो हम कितने में कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उस कोई भी वस्तु है, कोई भी माल है, संपत्ति है, उसको खरीद के और वो हम तक आ रही है, हमारी शॉप तक आ रही है, हमारे व्यवसाय में आ रही है, तब तक उसमें हम कितने पैसे लगा चुके हैं, कितने पैसे हमारे लग चुके हैं, वो हमारा लागत मूल्य कहलाता है। जैसे हमने उसे खरीदा है, ठीक है। मान लो जैसे फर्नीचर वगैरह है, ठीक है। तो उसको हम घर तक लेकर आए, तो वो उसका जितना भी खर्चा हुआ, किराया वगैरह लगा वो, प्लस जैसे अगर एडजस्ट करवाने के लिए हमने लेबर वगैरह बुलाए घर में, प्लस वो, तो जैसे जित आपके घर तक आने में उसको जैसे स्थायी संपत्ति है, फर्नीचर है या फिर टीवी या एलईडी या फिर एसी वगैरह है, तो आप उसको अगर अपने घर में सेट करवाते हैं, तो वो जो सारा सब मिलकर एक कॉस्ट प्राइस तैयार होता है, लागत मूल्य, कि एक वस्तु में टोटल आपके पैसे कितने इन्वेस्ट हुए हैं सिर्फ पर। हाँ, हेलो, हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं आप? देखिए, आप लोग बीच-बीच में ना अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो लास्ट में हम लोग पूछ लेते हैं और वैसे भी आप लोगों को लास्ट में 10 मिनट 15 मिनट दिया जाता है क्वेश्चन आंसर के लिए, तो फिर आप लोग बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए बार-बार। ठीक है प्रिया, आगे चलो। एक टोटल जितना भी पैसा इन्वेस्ट होता है ना, वो कॉस्ट प्राइस होता है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे अगर हमने कोई माल सिर्फ परचेज कर लिया कि ठीक है, हमने कोई सामान 10,000 का खरीद लिया तो 10,000 हमारा कॉस्ट प्राइस है, नहीं। अगर हम व्यवसाय में मान लो हम 10,000 का माल खरीदते हैं, तो माल खरीदने के अलावा अगर हमें सामने वाला हमसे सेल्स टैक्स लेता है, तो हम उसे भी इंक्लूड करते हैं उसी कॉस्ट प्राइस में, ठीक है। या फिर वहां से और आपकी शॉप तक लाने का जो किराया वगैरह लगा, आप किसी टेम्पो वगैरह में लाए, वो भी आप एडजस्ट करवाने में भी अगर लेबर वगैरह की हेल्प लेते हैं, तो आप उसका लेबर भी, आपके जो वेजेस वगैरह होते हैं, आप वो भी उसमें इंक्लूड करेंगे। तो वो कॉस्ट प्राइस में हम सब इंक्लूड क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम उसे आगे सेल करते हैं ना, तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। जैसे मान लो अगर कोई माल आपको 500 रुपए का पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक शर्ट आपको 500 की पड़ रही है, तो आप उसका कॉस्ट प्राइस कैसे देखेंगे कि जैसे आप कितने की लाए, ठीक है, उसके अलावा आपका कितना खर्चा हुआ, आपने कोई टैक्स वगैरह दिया है, आपको कितना डिस्काउंट मिला, वो सब ऐड करके आप अपना एक अमाउंट तैयार करते हैं। देखो, एक तो हमारा लागत मूल्य होता है, आप कैसे आगे कैसे सेल करेंगे, पहले तो आप अपनी लागत को रिकवर करेंगे ना। अगर कोई चीज आपको 500 की पड़ी है, तो आप उसे सामने वाले को सिर्फ 500 में सेल नहीं कर सकते हैं ना। तो आपका कॉस्ट प्राइस जो होगा उसमें आप अपना प्रॉफिट ऐड करके फिर ही आगे सेल करेंगे ना। इसलिए कॉस्ट प्राइस में हम सब जोड़ते हैं, जितना भी हमारे लगते हैं वो पैसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमें जब आगे उस माल को आगे जब हमें सेल करना होता है, तो हम वो कस्टमर से रिकवर करते हैं। जैसे अगर कोई चीज मुझे 500 की पड़ी है, तो मैं सामने वाले को जब बेचूंगी तो 500 तो मैं मेरे लागत मूल्य प्लस उसमें मेरा 5-10 रुपए जितना भी मेरा प्रॉफिट होगा उसको ऐड करके फिर आगे सेल करूंगी, ठीक है। जिससे मेरे जितने भी मेरे पैसे लगे, जितनी भी मेरी लागत लगी है, वो वापस आ सके। तो एक कॉस्ट प्राइस किस तरह से तैयार होता है कि एक वस्तु का, एक माल का, संपत्ति का आप तक पहुंचने में जितना भी आपका पैसा लगता है, चाहे वो परचेजिंग हो, आपने सेल्स टैक्स दिया हो सामने वाले को, या फिर आपका कोई वेजेस हो, आपका कोई और अदर किराया वगैरह लगा हो, जो भी लगा हो, आप सब उसे टोटल कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस वस्तु की, माल की, संपत्ति की होती है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है? लागत मूल्य, की आपकी लागत कितनी लग रही है उस वस्तु या माल में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू क्या होती है कि आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम टैली में एंट्रीज करते हैं, तो हम स्टॉक की एंट्री भी करते हैं, मतलब हम स्टॉक को भी दिखाते हैं कि आपने ये माल कितने का खरीदा, कहाँ से खरीदा, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में खरीदा।
तो बुक वैल्यू क्या होती है कि आप स्टॉक को, उस माल को आप अपने खातों में कितने का दिखाते हैं, वो आपकी बुक वैल्यू होती है। यानी एक तो चीज आपको 500 की पड़ रही है, ठीक है, बुक वैल्यू होती है कि आप अपने स्टॉक में उसे कितने का, जैसे जब हम एंट्री करेंगे परचेज की, मान लो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं कोई चीज खरीद के ला रही हूँ, तो अगर हम परचेज करके ला रहे हैं तो हम उसकी पहले एंट्री करेंगे टैली में कि हाँ हम इतने का माल खरीद के लाए हैं, तो हम स्टॉक में उसे परचेज की एंट्री में दिखाएंगे, माल मेंटेन करेंगे कि हम इतना इतना माल लेकर आए हैं, ये लेकर आए हैं, तो उसमें हमें अमाउंट भी डालना होता है कि आप जैसे ये चीज इतने की लाए हैं, ये चीज इतने की लाए हैं, तो आप जो अमाउंट डालते हैं ना उसका स्टॉक में, वो आपकी बुक वैल्यू होती है कि आप उसको बुक वैल्यू कितने का दिखा रहे हैं, आपकी बुक्स में, आपके टैली में जब आप एंट्रीज कर रहे हैं तो आप उस स्टॉक को कितने का दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बुक वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी, जितनी आपकी लागत लगी है उससे कम नहीं होगी, ज्यादा आप दिखा सकते हैं खातों में कि हाँ हमें ये इतने की पड़ी है, ठीक है। रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है कि आप किसी वस्तु को जितने की आप लाए हो उससे ज्यादा में बेचे, कि आप उसे कितने का बेच रहे हैं, आपको उसे बेचकर कितने पैसे वसूल हो रहे हैं, वो आपकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है, वसूली मूल्य। कि एक तो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है कि आपके कितने पैसे लगे उस वस्तु को लाने में, ठीक है। बुक वैल्यू कि आप खातों में कितने का दिखा रहे हैं, खातों में जो हम अमाउंट दिखाते हैं वो हमारी बुक वैल्यू कहलाती है। रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है कि आप खरीदे गए माल को कितने तक में बेचते हैं। अगर आप अपने खरीदे हुए माल को, यानी आपका जो भी माल है उसको अगर आप कॉस्ट प्राइस, आपकी लागत मूल्य से अधिक में बेच देते हैं तो वो आपका प्रॉफिट होता है, और अगर आप उससे कम में बेचते हैं तो वो आपकी क्या हानि होती है। कैसे, मान लो मैंने आपको अभी बताया कि हम कभी भी कोई चीज सेल करते हैं, अपने खरीदे हुए माल को सेल करते हैं, तो हमारी लागत मूल्य प्लस हम उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं, फिर सामने वाले को सेल करते हैं, ठीक है, यही होता है। लेकिन मान लो आपको कोई चीज 500 की या 1000 की पड़ रही है, आप सामने वाले को उसे 900 में ही बेच रहे हो या 950 में बेच रहे हो, तो आपकी लागत मूल्य ही पूरी तरह से वापस नहीं आया और आपका प्रॉफिट भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई चीज 1000 रुपए में खरीदी है, आप उसे 1050 में बेच पा रहे हैं या 1100 रुपए में आप उसे बेच रहे हैं, तो मतलब आपको 50 रुपए का, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है कि आप जो माल को सेल कर रहे हैं उसे आप कितने में सेल कर रहे हैं, कितने पैसे प्राप्त हो रहे हैं मार्केट में बेचने से, मार्केट में बेचने में, सेल करने में आपको जो वसूली मूल्य, जो अमाउंट प्राप्त होता है उसे हम रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं। वो अगर आपकी कॉस्ट प्राइस से कम है, कॉस्ट प्राइस से कम में अगर आप बेच रहे हैं तो आपको हानि हुई है, और कॉस्ट प्राइस से आप अधिक में बेच रहे हैं कि आपके लागत मूल्य से आपने अधिक में बेच दिया, तो वो आपका क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। जैसे किसी भी संपत्ति को बाजार में बेचने से प्राप्त होने वाली राशि वसूली मूल्य कहलाती है। कि किसी भी संपत्ति को, माल को, वस्तु को अगर आप मार्केट में सेल कर रहे हैं, बाजार में बेच रहे हैं, उससे जो मूल्य आपको प्राप्त हो रहा है वो हमारी रियलाइजेबल वैल्यू कहलाती है। यह पुस्तक वैल्यू से कम अथवा अधिक हो सकती है, कि आपने खातों में जितने में दिखाई है उससे ज्यादा में भी बिक सकता है और कम में भी बिक सकता है। देखो माल का कुछ पता नहीं होता है, जैसे अगर मार्केट अच्छा चल रहा है, जैसे शादियों के सीजन होते हैं, उस टाइम में अच्छी सेल होती है, सामान अच्छा बिकता है, लेकिन जब ऑफ सीजन होते हैं, अब सभी जानते हैं ऑफ सीजन में ज्यादा सेल नहीं होती है, लोग ज्यादा माल नहीं खरीदते हैं, तो उस टाइम क्या करते हैं कि जो शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं वो अपने माल को थोड़ा कम में सेल कर देते हैं जिससे उनका माल बिक जाए, ठीक है। तो उस टाइम वो ये है कि कम से कम अपनी लागत मूल्य रिकवर कर लेते हैं, बट इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो लोग कॉस्ट प्राइस से कम में भी बेच देते हैं, ठीक है, कि भाई हमारा माल बिक जाए, ठीक है। तो उस टाइम प्रॉफिट नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन आती है जब आपका जो, आप अपने कॉस्ट प्राइस से कम में बेचना पड़ जाता है, आपको रियलाइजेबल वैल्यू ठीक प्राप्त नहीं होती जितनी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि रियलाइजेबल वैल्यू आपकी लाभ तब होगी जब आपकी जितनी उसमें लागत लगी आप उससे अधिक में बेच पाए। अगर आप कम में बेच पा रहे हैं तो वो अब जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, अब इस टाइम क्या हो रहा है, शॉप बंद रहती है, अब तो चलो खुल गया है, पहले शॉप बंद रहती है, माल नहीं बिकता है, तो जो दुकान वाले हैं उनका तो कितना घाटा होता है, कितने नुकसान में चलते हैं, वो सामान उनका पड़ा हुआ ही है, लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो सामान खरीदना तो दूर की बात है। तो अभी ये एक तरह से ऑफ सीजन ही होते हैं जब शादियां वगैरह नहीं होती हैं,
उस टाइम पे कोई इतनी सामान खरीदता नहीं है, कोई कपड़े वगैरह नहीं खरीदता है। लेकिन एक होता है शादियों का सीजन, जब सब लोग मार्केट में जाते आते हैं, सामान खरीदी करते हैं, तब ऑटोमेटिकली उनकी वैल्यू भी बढ़ जाती है और जो उन अच्छा मुनाफा भी होता है, मार्केट अच्छी तरक्की करता है, अच्छे पैसे कमाते हैं, मार्केट अच्छा चलता है उस टाइम पे, तब वसूली मूल्य अच्छा प्राप्त होता है। ठीक है, पुस्तक मूल्य से, हाँ, संपत्ति के बेचने पर पुस्तक मूल्य से वसूली मूल्य कम रहने पर हानि अथवा अधिक होने पर लाभ होता है। देखो यहाँ भी यही बताया गया है कि संपत्ति की, अगर आप संपत्ति के बेचने पर पुस्तक मूल्य से वसूली मूल्य कम रहने पर हानि तथा अधिक होने पर लाभ होता है, कि अगर आप कम में बेच रहे हैं तो आपको हानि होगी, और अगर आपको ज्यादा में बेच दिया आपने तो वो आपका प्रॉफिट होगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने माल को कितने अच्छे से, कितने अच्छे अमाउंट में सेल कर सकते हैं। देखो, सेल करने का भी अपना एक टैलेंट होता है कि आप अपने माल को कितने अच्छे से या कितने अमाउंट में सेल कर पा रहे हैं। सामने वाले को बोलते हैं ना कि एक ऐसे कि आप सेटिस्फाइड कर दे अपनी बातों से अपने प्रोडक्ट के लिए, कि उन्हें ये रियलाइज हो कि इससे बेस्ट हमें प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। हम मार्केट में जाते हैं तो हम देखते हैं कितने शॉपकीपर्स होते हैं, इतने अच्छे से अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि हमें लगता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो वो भी अपने आप में एक टैलेंट होता है वैसे, कि अपने माल को सेल करना। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, किसी वस्तु का जो लागत लगती है, जितना उसको खरीदने में, या स्थायी संपत्ति है तो उसको स्थापित करने में, जितना भी पैसा हमारे एक वस्तु को हम तक लाने में जितने भी पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, वो हमारे कॉस्ट प्राइस, हमारी लागत मूल्य कहलाती है। उसी माल को, संपत्ति को हम हमारे खातों में कितने का दिखाते हैं, वो हमारी बुक वैल्यू होती है, वो अमाउंट हमारी बुक वैल्यू कहलाती है। रियलाइजेबल वैल्यू, हम किसी संपत्ति को, किसी वस्तु को कितने में बेच पाते हैं, उससे कितने कितने पैसे वसूल होते हैं मार्केट में बेचने से, वो हमारी रियलाइजेबल वैल्यू कहलाती है। अगर हमारी बुक वैल्यू से कम में बिकता है तो हमारी हानि होती है, और ज्यादा में बिकता है तो हमारा लॉस होता है। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराना है, चिट्ठा कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि सारांश लेखन में, यानी हम जो हमारी जो एंट्रीज करते हैं, उसके विवरण पत्र में हमारी जो आर्थिक स्थिति है, बैलेंस शीट वो है कि सिर्फ हमारी ही नहीं, अगर हम किसी भी कंपनी की, किसी भी व्यवसाय की अगर हम बैलेंस शीट देख लेते हैं, और अगर हमें बैलेंस शीट देखना आता है, तो हम ये इजीली पता कर सकते हैं कि वो उस कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है। आर्थिक स्थिति से कैसे, कि बैलेंस शीट में क्या होता है कि बैलेंस शीट में दो पक्ष होते हैं, एक होता है असेट्स और एक होता है लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट आपको ये दिखाती है कि जिसकी भी बैलेंस शीट आप देख रहे हैं, अपने व्यवसाय की या किसी और के व्यवसाय की, तो वो ये दिखाती है कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति, मतलब आपके पास असेट्स कितनी है और आपकी लाइबिलिटीज कितनी है। लाइबिलिटीज और असेट्स का टॉपिक हम कल कवर कर चुके हैं। असेट्स हमारी संपत्तियां होती है और लाइबिलिटीज हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, एक साइड होता है असेट साइड, एक साइड होता है लाइबिलिटी साइड। तो जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें संपत्तियां और हमारी जिम्मेदारियां दोनों शो होती हैं। तो हम आराम से पता कर सकते हैं, अगर हमारी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारी संपत्तियां ज्यादा है, जैसे हमारे देनदार या हमारी लैंड बिल्डिंग्स, हमारा स्टॉक, हमारी सेल अच्छी हो रही है, ठीक है। और वही लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज क्या होती है, हमारी लाइबिलिटीज हमारी जिम्मेदारियां होती है, जैसे हमें किसी को पे करना है, ठीक है। समझ रहे, लाइबिलिटीज जिम्मेदारियां जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो गए, हम हमारे बैंक लोन्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा जैसे जो और भी अगर हम उधार परचेज वगैरह करते हैं, तो वो सब हमारी जिम्मेदारियों में आते हैं, हमारी लाइबिलिटीज में काउंट होते हैं। तो बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट में हमें कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति दिखाती है, आर्थिक स्थिति का पता करवाती है। उसका मूल उद्देश्य होता है कि वो व्यवसाय की फाइनेंशियल स्थिति का ज्ञान करवाती है। देखो इसमें जैसा लिखा हुआ है, इस विवरण में दो पक्ष होते हैं, दायित्व एवं संपत्ति। दायित्व में बाह्य एवं आंतरिक दायित्वों को लिखा जाता है, जबकि संपत्ति पक्ष में चल अचल कृत्रिम अदृश्य शैव एवं काल्पनिक संपत्तियों को क्रमानुसार लिखा जाता है। दोहरी लेखा प्रणाली के अनुसार व्यवसाय के दायित्वों का योग व्यवसाय की संपत्तियों के योग के बराबर होता है। क्या होता है कि बैलेंस शीट का लाइबिलिटीज पक्ष का और असेट्स साइड का जो योग होता है, टोटल होता है, वो सेम रहता है। सेम से मतलब है कि इक्वल रहता है।
जैसे हम एंट्रीज देखते हैं, मान लो परचेज की है, ठीक है। अगर हम एक एंट्री करते हैं परचेज की, मान लो हमने 1000 रुपए की परचेज की है, तो क्या होगा, अगर हम 1000 रुपए की परचेज कर लेते हैं तो 1000 रुपए हमारे लाइबिलिटी साइड ऐड हो जाएंगे, ठीक है। हमने मान लो 1000 रुपए का अगर माल खरीद लिया है, उधार माल खरीदा है, तो हमें पे करने हैं, ठीक है, तो वो हमारी लाइबिलिटी साइड ऐड हो जाएंगे। वही 1000 रुपए हमारे असेट साइड भी ऐड होंगे। वो कैसे होंगे कि 1000 रुपए का हमारी संपत्ति आई है, हमारा माल आया है, तो वही 1000 रुपए हमारे स्टॉक असेट साइड भी ऐड हो जाएंगे। समझ में आया कि एक अगर हम परचेज की एंट्री कर रहे हैं तो उसके दोनों साइड अमाउंट ऐड हो रहे हैं। कैसे, लाइबिलिटी साइड कैसे हो रहे हैं कि अगर हमने उधार खरीदा है, ठीक है, तो 1000 रुपए हमारे उस साइड ऐड हो गए लाइबिलिटीज के कि हमें पे करना है। वही 1000 रुपए का हमारे व्यवसाय में माल आया है, तो माल क्या होता है, एक तरह से हमारी संपत्ति होती है ना, हमारी असेट्स होती है, हमारा स्टॉक है, हमारा माल है। तो वो असेट साइड 1000 रुपए ऐड होंगे किसके, स्टॉक के नाम पे, क्या हमारा स्टॉक ऐड हो रहा है, ठीक है। वही मान लो अगर हम सेल की एंट्री करते हैं, तो हम सेल की एंट्री करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो अमाउंट है उसमें से जो हमारा स्टॉक है 1000 रुपए का, मान लो 1000 में से अगर हमने 500 रुपए का माल बेच दिया, तो हमारा 500 रुपए का स्टॉक तो हो जाएगा कम, ठीक है। और लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज अगर हमने मान लो उनको वापस पे कर दिया है, लाइबिलिटीज सेम ही रहेगी। अगर मान लो हमने सेल कर दिया है तो लाइबिलिटीज तो हमारी कब कम होगी, जब हम सामने वाले को पेमेंट करेंगे। अगर हमने किसी अदर को सेल कर दिया है तो क्या होगा, 500 रुपए का हमारा प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ठीक है। असेट्स कम हो जाएगी, स्टॉक कम हो जाएगा, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, कैश ऐड हो जाएगा अगर कैश पे ट्रांजेक्शन हुआ है तो, ठीक है। तो बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट कंपनी की आर्थिक स्थिति का पता करवाती है कि आपकी कंपनी में असेट्स कितने हैं, संपत्ति कितनी है। अगर हम उधार नहीं करते हैं, अगर हम नगद खरीद लेते हैं, तो हाँ हमारा कैश कम हो जाएगा और स्टॉक बढ़ जाएगा हमारा। उस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि हाँ ठीक है, उस कंडीशन में उस साइड ऐड नहीं होगा। लाइबिलिटीज तो तब जब हमारी जिम्मेदारियां बढ़े, अगर हम उधार में खरीद रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल। तो हमारी कार्यशील पूंजी क्या होती है कि हमारे जो दैनिक जीवन में जितने भी हम क्रियाओं को संपादित करने के लिए, यानी हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको संपादित करने के लिए जिस पूंजी का हम यूज करते हैं वो हमारी कार्यशील पूंजी होती है। कार्यशील जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है, कार्यशील पूंजी होती है, उसमें सभी चालू संपत्तियों को सम्मिलित किया जाता है। चालू संपत्तियों के बारे में मैंने आपको बताया था, करंट असेट्स। करंट असेट्स कौन सी होती हैं, जो एक टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो कैश में इसमें क्या आती है, हमारी जो वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है, जो हमारे दैनिक जीवन में यानी डेली यूज में जो हम खर्चा कर रहे हैं, वो हम जिस अमाउंट से करते हैं, जो हमारी कार्यशील पूंजी कहलाती है। तो कार्यशील पूंजी का निकालने का एक फॉर्मेट है कि कार्यशील पूंजी आप कैसे देख सकते हैं कि हमारी जितनी संपत्तियां हैं उसमें से हम हमारे दायित्व को लेस कर दे, तो जो निकल के आएगा वो हमारी कार्यशील पूंजी होगी। जैसे मान लो 10,000 के हमारे पास दायित्व है, ठीक है। मान लो 10,000 की संपत्ति है और 5,000 के दायित्व है, तो 5,000 10,000 में से अगर हम 5,000 लेस कर देंगे, ठीक है, कितना बचा, जो अमाउंट हमारा बच रहा है वो हमारी कार्यशील पूंजी है। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मेट है कि नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, कि अगर आप करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को लेस कर देते हैं तो जो बचेगा वो हमारी वर्किंग कैपिटल कहलाएगी, कार्यशील पूंजी कहलाएगी। देखो, व्यवसाय की दैनिक क्रियाओं को संपादित करने के लिए, जो डेली यूज के काम करने के लिए जिस अमाउंट का हम, देखो जैसे हम हमारे व्यवसाय में एक अमाउंट रखते हैं, जैसे मान लो हम लाखों रुपए तो नहीं रख सकते ना कैश के रूप में वहां पे, लेकिन डेली की जो क्रियाएं होती है, मान लो हमने कोई छोटा मोटा सामान खरीदा या फिर कोई आया उसको डिस्काउंट वगैरह दिया, या अदर किसी काम के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़ी, पेन कॉपी या फिर और भी कोई किसी काम के लिए, तो वो हम एक अमाउंट रखते हैं जिससे हम हमारी डेली यूज की चीजों को कर सके, डेली यूज का काम कर सके। तो वो हमारी वर्किंग कैपिटल कहलाती है, हमारी कार्यशील पूंजी कहलाती है, ठीक है। कि डेली यूज के लिए जो हम जिससे हम यूज कर रहे हैं जिस अमाउंट को, जैसे हम बैंक से पैसे तो निकलवा नहीं सकते, निकलवा सकते हैं लेकिन डेली यूज के लिए कोई नहीं निकालता, तो हम एक अमाउंट रखते हैं। जैसे जनरल लैंग्वेज में जैसे शॉप में वो रहता है ना जिसको क्या बोलते हैं, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसे, पैसे रख
रखते हैं, गल्ला वगैरह बोलते हैं, उसमें जो पैसे रखते हैं थोड़े बहुत, वो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है, कार्यशील पूंजी। इसमें चालू संपत्तियों को इसलिए रखा गया है क्योंकि चालू संपत्तियां क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। ठीक वैसे कार्यशील पूंजी भी घटती बढ़ती रहती है। मान लो हमने कार्यशील पूंजी में से कोई माल परचेज कर लिया तो वो कम हो जाएंगी, ठीक है। अगर वही हमारा माल सेल हो गया है तो वो बढ़ जाएगी। तो कार्यशील पूंजी हमारी दैनिक जीवन की क्रियाओं में काम आती है। दैनिक जीवन में दैनिक क्रियाएं हम जो भी करते हैं दिन दिन भर में, एक में, वो सारी दैनिक क्रियाएं कहलाती है, उसमें कार्यशील पूंजी कहलाती है हमारी। वो उसको निकालने का एक तरीका होता है कि करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, की आपकी जो असेट्स है उसमें से आप लाइबिलिटीज को लेस कर दे, ठीक है। तो वो आपकी निकल के आ जाएगी वर्किंग कैपिटल, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम। तो इनकम के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनकम और एक्सपेंस दोनों दो दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनकम क्या होता है कि नकदी का अंतर प्रवाह, या हम जैसे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उससे कोई भी हम काम कर रहे हैं, सबका काम करने का, व्यवसाय करने का अलग अलग सोर्स होता है, सोर्स ऑफ इनकम होती है, ठीक है। ये कौन, किसी का क्या व्यवसाय होता है, किसी का क्या होता है, लेकिन इनकम क्या होती है कि आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उससे आपके पास कैश आ रहा है, आपकी इनकम हो रही है। जैसे सबका अपना अपना, जैसे माल बेचना, सेवाएं प्रदान करना, या ब्याज, या संपत्ति को किराए पे देना, अपने रेंट पे, अपनी संपत्ति को रेंट पे देना, या फिर सेवाएं प्रदान करना। सेवाएं प्रदान करने से क्या होता है, जैसे होटल्स, ई मित्र वाले होते हैं, तो वो सब सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। एक है हमारा एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्या होते हैं कि इनका हमारे प्रॉफिट कमाने के लिए, व्यवसाय चलाने के लिए हम जितने भी एक्सपेंसिव करते हैं, खर्चे करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे एक्सपेंसिव, हमारे व्यय कहलाते हैं। एक्सपेंसिव भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कैसे, इनकम कैसे होती है, मैंने आपको बताया कि आपके बिजनेस से, आपके माल से कनेक्टेड, जो माल को सेल करने से अगर जो आपकी इनकम हो रही है, वो क्या हमारी डायरेक्ट इनकम कहलाएगी, ठीक है। वहीं आपकी अदर तरीके से अगर कोई भी इनकम हो रही है तो वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। एक्सपेंस में क्या है, वही अगर माल से कनेक्टेड आपका कोई भी खर्चा हो रहा है, जैसे मान लो, कैसे कि अगर जैसे आप कोई मान लो आप माल बना रहे हैं, तो माल बना रहे हैं, जैसे मान लो हम मशीनें बनाते हैं, तो मशीनें बनाने के लिए हम जो लोहा मंगाएंगे, ठीक है, उसके अलावा उसमें और भी रॉ मटेरियल जो भी ऐड होगा, तो वो सब हमारा किस में आएगा, वो सब हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, ठीक है। एक मान लो हम मैन्युफैक्चरर है, यानी हम माल बनाते हैं, ठीक है, हम अगर माल बना रहे हैं, तो अगर हमारा, जैसे हम उस फैक्ट्री का अगर रेंट पे करते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। वहीं अगर हम ऑफिस का रेंट पे करते हैं, तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। दोनों में फर्क है। कैसे, क्योंकि फैक्ट्री में क्या हो रहा है, फैक्ट्री में हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, हमारा माल बन रहा है, ठीक है, तो उसके पैसे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में, वो रेंट हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। वहीं अगर हम ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं, तो वो हमारा इनडायरेक्ट में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे माल से कनेक्टेड है। माल बनने में जो हमारी बिजली यूज आ रही है, तो वो हमारे माल बनने में आ रही है, तो डायरेक्ट हो गया। ऑफिस में आपकी जो भी आ रही है वो इनडायरेक्ट में आएगी, ठीक है। एक आप अपने ऑफिस का बीमा करवा रहे हो, ठीक है, आप अगर ऑफिस का बीमा करवा रहे हैं तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। लेकिन अगर आप अपने माल का बीमा करवा रहे हैं, उसका इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। समझ रहे हो, जो माल से कनेक्टेड होते हैं, आपके गुड्स से कनेक्टेड होता है, वो तो डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और अदर तरीके से जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, वो अलग इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है। इनकम का और एक्सपेंस का सेम है। इनकम अगर आपकी डायरेक्ट गुड्स के सेल से, जो आपका व्यवसाय है उसके सेल से, जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं उसके सेल से जो आपकी इनकम हो रही है, ठीक है, वो तो आपके डायरेक्ट में आती है, ठीक है। जैसे बिजनेस जो है, जितने भी बिजनेस है, उनको तीन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रखा गया है, सर्विस, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। आप जानते हैं इसके बारे में, सर्विस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग क्या होते हैं, बताइए, कोई जानता है तो। ओके, इनकम एक्सपेंसेस का टॉपिक मैं वापस से रिपीट करती हूँ। इनकम क्या होती है कि हम जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, हम देखो, जरूरी नहीं है व्यवसाय, अब जैसे सब्जी बेचने वाला है, तो
तो उसका सब्जी बेचना उनका अपना व्यवसाय है। एक जनरल स्टोर है तो उनका वो व्यवसाय है, कोई मेडिकल स्टोर है तो उसका वो व्यवसाय है, ठीक है। तो उनके व्यवसाय से जो उनकी जो उनको सेल करने से जो उनके कैश आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारी इनकम, इनकम तो हम सभी जानते हैं नॉर्मल चीज की, जिससे हमारे पास कैश आए, हमारी नगद आए, वो हमारी इनकम होती। कैश का अंतर प्रवाह यानी कैश का आना, जिससे भी हमारे पास कैश आ रहा है हमारी बिजनेस से, हमारे काम से, वो हमारी इनकम कहलाती है, ठीक है। इनकम को हम दो काउंट करते हैं, दो होती है इनकम। कौन कौन सी? एक तो डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। कैसे? देखो, डायरेक्ट, डायरेक्ट हमारी माल से कनेक्टेड। देखो, डायरेक्ट इनकम को आप ऐसे समझिए कि जिसका आपका बिजनेस है उसके सेल करने से, ठीक है। अगर आपका बिजनेस माल का है कि आप माल सेल करते हैं, ठीक है, और माल खरीदते हैं, तो अगर आप अपना माल बेचेंगे, डायरेक्ट माल बेचने से जो आपकी इनकम होती है वो आपकी डायरेक्ट इनकम होगी। और अदर तरीके से जो भी इनकम होती है, जैसे एक तो माल है, मान लो मेरा मेडिकल स्टोर है, तो मैं मेरी जो दवाइयां बेचूंगी उससे जो मेरी इनकम होगी वो मेरी डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। वहीं अगर मैंने मेरा कोई घर किराए पे दे रखा है, किसी को पैसे दे रखे हैं और उसका मेरे पास इंटरेस्ट आता है, या कोई ऐसा अदर काम जैसे ब्रोकर वगैरह या कमीशन वगैरह का कोई काम अगर मैं करती हूँ और उससे मेरी इनकम होती है, तो वो मेरी इनडायरेक्ट इनकम होगी। मेरे कहने का मतलब इतना है कि डायरेक्ट क्या होती है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आपका जो व्यवसाय है, उसको सेल करने से उसके थ्रू जो भी आपकी इनकम होती है वो आपकी डायरेक्ट इनकम कहलाती है, ठीक है। और अदर तरीके से आपकी जो भी इनकम होती है वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है। सेम चीज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए हम जो भी हमारे खर्चे कर देते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, वो हमारे खर्चे कहलाते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यवसाय शुरू करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रॉफिट तो बहुत बाद में जाके होता है, पहले उसमें एक्सपेंसेस ही होते हैं। मान लो अगर हम कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, मान लो कोई शॉप ही शुरू कर रहे हैं छोटी सी, तो सबसे पहले या तो शॉप खरीदेंगे या उसे रेंट पे लेंगे, फिर हम माल खरीद के लाएंगे, फर्नीचर वगैरह लाएंगे, ठीक है। कुछ लोग पब्लिसिटी भी करवाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, तब जाकर हमारी शॉप कहीं चलने लगेगी, माल बिकेगा, तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि अपने बिजनेस को चलाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए आप जितने भी खर्चे करते हैं वो हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। आपके गुड्स, आपका जो माल है उससे कनेक्टेड आपके जितने भी खर्चे होते हैं ना, वो आपके कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। और अदर जितने भी होते हैं वो इनडायरेक्ट। कैसे? कि आपके गुड्स से कनेक्टेड क्या है कि अगर मान लो हम माल बनाते हैं, मान लो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट बनाने में मान लो अगर मैं साइकिल बनाती हूँ, ठीक है, तो साइकिल बनाने के लिए हम जैसे हैंडल लाए, या फिर जैसे हैंडल, सीट, और भी जो अदर चीजें उसमें ऐड होती है, जितना भी सामान अगर हम अलग अलग जो लेकर आए, तो वो सारा खर्चा मेरा डायरेक्ट में आएगा, ठीक है। प्लस जो लोग ये साइकिल बना रहे हैं उनका जो वेजेस होगा वो भी मेरा डायरेक्ट में आएगा। जिस फैक्ट्री में वो बन रही है उसका किराया, अगर वो जैसे फ्यूल वगैरह चाहिए हो या बिजली से चल रही है, अगर बिजली से चल रही है तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मेरा डायरेक्ट में आएगा। लेकिन अगर ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ठीक है, तो वो क्या आएगा? वो मेरा इनडायरेक्ट में आएगा। अगर फैक्ट्री हमारी रेंट पे है, ठीक है, अगर फैक्ट्री हमारी रेंट पे है तो फैक्ट्री का जो रेंट होगा वो भी डायरेक्ट में आएगा, लेकिन ऑफिस का अगर रेंट है तो वो इनडायरेक्ट में आएगा। मेरे कहने का मतलब इतना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में गुड्स होता है, गुड्स से कनेक्टेड जो चीजें हैं हमारी, गुड्स में अगर गुड्स से कनेक्टेड जो चीजें हैं, जो उससे कनेक्टेड हमारा जो खर्चा हो रहा है वो हमारा डायरेक्ट खर्चा होगा। और अदर जितने भी हैं, अदर में फिर वो सारे, चाहे वो ऑफिस के हो, बाहर हो, जैसे भी हो, वो सब इनडायरेक्ट में आएंगे। तो देखो डायरेक्ट में कैसे कि अगर मान लो आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप अगर माल बना रहे हैं, तो आपके माल बनाने में जितना भी खर्चा होता है, अगर आपकी मशीनें तेल ऑयल वगैरह से चलती है तो फ्यूल के पैसे, बिजली से चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, या अगर आप फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हैं तो वो आपका डायरेक्ट में आएगा। वहीं अगर आप ऑफिस का कर रहे हैं तो वो आपका इनडायरेक्ट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री किस लिए यूज आ रही है? आपके माल के लिए, आपके गुड्स बन रहा है वहां पे। लेकिन ऑफिस, ऑफिस हमारे माल से कनेक्टेड नहीं है, वहां पे तो आप लोग बैठते हैं, आपके एम्प्लॉयज बैठते हैं। ले एक तो होता है लेबर, ठीक है, लेबर वेजेस,
जैसे मजदूरी देंगे हम उनको, जो लोग हमारे लिए, मान लो हमारी साइकिल बनाने का हम काम कर रहे हैं, फैक्ट्री है हमारी साइकिल के पार्ट्स वगैरह बनाने की, तो वो लोग जो वहां काम करेंगे, ठीक है, जो हमारे लेबर जो हमें साइकिल वगैरह बना के देंगे, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस पे आएंगे। लेकिन ऑफिस में बैठे हुए एम्प्लॉयज को जो हम सैलरी देंगे वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आती है, डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आती है। ऑफिस में जो एम्प्लॉयज हैं उनको अगर आप सैलरी दे रहे हैं तो वो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आएगी। देखो डिपेंड करता है कि एंट्री क्या होती है, कि आपको बोल क्या रहे हैं, कि हम बोल रहे हैं कि ऑफिस में हमारे एम्प्लॉयज को हमने सैलरी दी, एक हम बोल रहे हैं कि जैसे हमने माल खरीदा और माल लेके आने का हमने किराया दिया, ठीक है, तो वो हमारा डायरेक्ट में आएगा। ठीक है, कि माल से कनेक्टेड जो भी चीजें होंगी वो सब डायरेक्ट होंगी, अदर इनडायरेक्ट होंगी एक्सपेंसेस में। क्लियर? फैक्ट्री है, फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री में अगर हम बना रहे हैं, क्योंकि हमारा माल बन रहा है, तो वो किस में होगी, वो हमारी डायरेक्ट में आएगी और अदर इनडायरेक्ट में आएगी। अब तो इनकम एक्सपेंसेस का टॉपिक क्लियर है। इनकम एक्सपेंस में कुछ नहीं है। देखो डायरेक्ट अगर आपको माल को सेल करने से, जिसका आपका बिजनेस है, उस माल को सेल करने से जो आपकी इनकम होती है वो आपकी डायरेक्ट इनकम है। अदर तरीके से इंटरेस्ट आए, कमीशन आए, दलाली आए आपके पास रेंट आए, किसी भी तरीके से आपके और अदर कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है वो आपकी इनडायरेक्ट में आएगी। ठीक है, एक्सपेंस में गुड्स से कनेक्टेड आपके जितने भी एक्सपेंस है वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, अदर जितने भी हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे जो जितने भी बिजनेस होते हैं वो सब हमारे 3 ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं, एक सर्विस, एक ट्रेडिंग और एक मैन्युफैक्चरिंग। तो मैंने आपसे पूछा था कि आप में से कोई भी इनके बारे में कुछ जानता है, सर्विस, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग? अगर जानते हैं तो बताइए। मैम 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। इन तीनों में फर्स्ट जो होता है प्राइमरी सेक्टर, उसके अंदर हमारा मतलब जो भी हम लोग उसमें हमारा रॉ मटेरियल आता है। और सेकंड उसमें मतलब हम रॉ मटेरियल को कैसे चेंज करते हैं, उसको फाइनल गुड्स में। और थर्ड सेक्टर में ये आता है कि हम लोग मतलब सर्विसेज की का यूज करके उसको कैसे मतलब मार्केट में लेके आते हैं। ओके, और कोई? और कोई बताएंगे? Ma'am, please repeat the question. क्या? ओके, मैं बताती हूँ। हमारी 3 ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनके अंडर ऑलमोस्ट हमारे सभी बिजनेस आ जाते हैं। ठीक है, पहली होती है हमारी सर्विस। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि सर्विस में लेन देन जैसा कुछ नहीं होता, यानी खरीदी बिक्री नहीं होती है, सेल परचेज नहीं होती है, सिर्फ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यानी ना तो कुछ खरीदा जाता है ना कुछ बेचा जाता है, सिर्फ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, वो कौन से बिजनेस होते हैं? जैसे ई मित्र। अब ई मित्र के पास अगर हम जाते हैं तो ना तो वो हमें कुछ, हम उनसे कुछ खरीदते हैं, ना वो हमें कुछ बेचते हैं। वो क्या करते हैं, हमें सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे हमें कोई फॉर्म फिल करना है या अगर हमें कोई काम है, ठीक है, तो कंप्यूटर से कनेक्टेड या फिर कुछ भी, तो वो हमें क्या करते हैं, अपनी सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, और उसके बदले में वो अपनी इनकम लेते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डॉक्टर्स अगर हमें देख रहे हैं, ठीक है, तो वो अपनी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जैसे वो ट्रीटमेंट लेंगे, जैसे मेडिकल स्टोर है, वहीं से अगर अपन मेडिसिन ले रहे हैं तो वो ट्रेडिंग में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सेल परचेज आ गई है। ठीक है, जैसे होटल हो गए, होटल्स में क्या होता है, होटल्स में ना तो कुछ खरीदी होती है ना कुछ बिक्री होती है। हम जाते हैं वहां, स्टे करते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, वापस आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं। होटल्स वालों का बिजनेस क्या हो गया, सुविधा प्रदान करना। ठीक है, वहीं अगर हम कैंटीन में जाते हैं, ठीक है, या हम खाना वगैरह खाते हैं, तो फिर वो हमारा किस में आ गया, वो हमारा ट्रेडिंग में आ गया। ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में खरीदी बिक्री होती है। यानी आप कुछ सामने वाला कुछ बेच रहा है, आप कुछ खरीद रहे हैं, जहाँ पे खरीदी बिक्री हो। ठीक है, वो ट्रेडिंग होता है। सर्विस में क्या होता है कि ना तो कुछ खरीदते हैं ना कुछ बेचते हैं, सिर्फ सुविधाएं प्रदान करते हैं। जैसे टेंट हाउस हो गया, टेंट हाउस में क्या होता है, हम सामान का क्या करते हैं, सिर्फ यूज करते हैं, सुविधा उठाते हैं। ठीक है,
बाकी उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है, खरीदते थोड़ी ना है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, मान लो हम माल खरीद रहे हैं, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक शॉप, ये सब किस में आते हैं, ये सब की सब ट्रेडिंग में आते हैं। ठीक है, कि आप सामने वाला कुछ बेच रहा है, आप कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है, वो ट्रेडिंग बिजनेस होता है। खरीदी बिक्री जिसमें होती है, सेल्स परचेज जिसमें होती है, ठीक है, कि आप सामने वाला जैसा खरीद के ला रहा है वो आपको वैसा ही बेच रहा है, वो ट्रेडिंग होता है। ठीक है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं और यानी कच्चा माल खरीद रहे हैं और उसको बना के बेच रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। यानी आप बना रहे हैं, जिससे हम बोलते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग, बनाना, कि आप खरीद कुछ और रहे हैं और उसका एक विपरीत रूप बेच रहे हैं, कच्चा माल खरीद रहे हैं और उसे बेच रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगी। जैसे एक मशीन है, ठीक है, एक तो है हम मशीन खरीद रहे हैं, ट्रेडिंग में क्या आएगा, जैसे मान लो एक मशीनों का विक्रेता है, तो वो मशीन खरीद रहा है और सामने वाले को मशीन बेच रहा है, ठीक है, तो वो किस में आएगा, वो ट्रेडिंग में आएगा। वहीं जो मशीन बना रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जैसे वो माल खरीदेगा, कच्चा माल खरीदेगा, जैसे जो भी यूज होता है, लोहा या अदर चीजें, वो मशीन में जो यूज होगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा और मशीन बना के बेचेगा, तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई। जैसे साइकिल्स हो गई, कंप्यूटर हो गए, कि कंप्यूटर के जैसे अलग अलग पार्ट खरीदे, जैसे हार्ड डिस्क खरीद ली, कीबोर्ड खरीद लिया, माउस खरीद लिया, सीपीयू खरीद लिया, फिर उसको बनाया और बना के आगे बेचा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। एक कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट कंप्यूटर खरीदेंगे एकदम बना बनाया और उसको आगे बेचेंगे, वो ट्रेडिंग हो जाएगा। तो सर्विस और ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में फर्क क्या होता है, कि फर्क ये होता है कि सर्विस में क्या होता है कि सिर्फ आपको सर्विस दी जाती है, सुविधाएं प्रदान की जाती है, ना तो कुछ खरीदा जाता है ना कुछ बेचा जाता है। ट्रेडिंग में क्या होता है कि जैसा खरीदा जाता है वैसे सामने बेचा जाता है, यानी एज इट इज, कि जैसा आप खरीद रहे हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है कि सामने वाला जैसा खरीदता है वैसा आपको बेचता है। जैसे जनरल स्टोर्स वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, जैसा माल खरीदते हैं वैसा आपको बेच देते हैं, वो उसमें कुछ बनाते करते नहीं है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि वो खरीदते कुछ और है और बेचते कुछ और है, यानी रॉ मटेरियल खरीदते, कच्चा माल खरीदते और आपको उसको बना के बेचते, उसका एक विपरीत रूप बेचते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, अब जैसे इनकम में क्या होता है कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर आप माल बनाने में जितने भी आपके खर्चे होंगे, मैन्युफैक्चरर है मान लो, उत्पादक में या सेल करने में, अगर वो सारे जितने भी खर्चे हो रहे हैं, अगर आप माल खरीदने में टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये, या उनका इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो वो सब किस में आएंगे, वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। आप गुड्स को लेके चले कि माल से कनेक्टेड खर्चे और माल को बेचने से इनकम, वो डायरेक्ट में आएगी। समझ रहे, माल को बनाने में या माल को लाने में, माल को स्थापित करने में जितने भी खर्चे होंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, माल को बेचने से जो इनकम होगी डायरेक्ट। ठीक है, अब अदर तरीके से आपकी जो भी इनकम होती है वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी, और अदर तरीके के जो भी एक्सपेंसेस होंगे, एक व्यवसाय में बहुत एक्सपेंसेस होते हैं गुड्स के अलावा भी। ठीक है, तो वो और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब, जैसे डिस्काउंट हो गया, आपने किसी को इंटरेस्ट दिया, आप और कुछ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, या आप अपने ऑफिस का रेनोवेशन करवा रहे हैं, पेंट करवा रहे हैं, कुछ भी लगवा रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, सब अदर में आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। सिर्फ गुड्स से कनेक्टेड जो भी है वो सब डायरेक्ट में आएंगे, अदर अदर में आते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यस मिस। Yes, ma'am. ओके, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटर्स और क्रेडिटर। ये देखो, इनकम, एक्सपेंस और डेटर्स और क्रेडिटर्स, ये चार टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर एंट्रीज इन्हीं में होती है। अगर हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो सामने वाला कौन है, हमारा क्रेडिटर है, दे रहे हैं तो डेटर्स है, और या फिर हम किसी को दे रहे हैं, हमारी यहाँ से इनकम हो रही है, यहाँ से एक्सपेंस हो रहे हैं, तो ये ज्यादातर एंट्रीज इन चार से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंस को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं और क्लियर कर दूंगी दोबारा जब पूछेंगे। ठीक है, डेटर्स क्या होता है, डेटर्स को आप ऐसे लेके समझे कि जो भी हमें पैसे देगा वो हमारा देनदार है। ठीक है, देखो बोलने से पता चलता है, देनदार, जो देगा वो देनदार, जो लेगा वो लेनदार। समझ रहे हो, जो हमें पैसे देगा वो हमारे देनदार है, जो हमसे पैसे लेंगे वो हमारे लेनदार है। अब किस कंडीशन में तो लेनदार बनते हैं और किस कंडीशन में देनदार बनते हैं, देखो, अगर मान लो हमने किसी से उधार माल खरीद लिया, ठीक है,
अगर हमने उधार माल खरीद लिया तो माल हमारे पास आ गया, सामने वाले के पास पैसे नहीं गए, तो सामने वाला हमारे लिए क्या है, हमारा लेनदार है। क्यों? क्योंकि वो हमसे पैसे लेगा। वहीं अगर मैंने उधार माल बेचा होता तो सामने वाला मेरे लिए क्या होता, वो मेरे लिए मेरा देनदार हो जाता और मैं उसके लिए लेनदार होती। कैसे? क्योंकि मैं तो उससे लूंगी और वो मुझे देगा। तो दोनों के साइड से देखना होता है। अगर जैसे मान लो मैंने किसी से माल खरीद लिया, ठीक है, माल खरीद लिया तो सामने वाला मेरे लिए लेनदार है, लेकिन उसके लिए मैं क्या हूं, उसके लिए मैं उसकी देनदार हूं और मेरे लिए वो मेरा लेनदार है। क्यों लेनदार? क्यों है? क्योंकि वो मुझसे लेगा इसलिए वो मेरा लेनदार है और मैं उसको दूंगी तो वो उसके लिए मैं उसकी देनदार हूं। ठीक है, तो दोनों साइड से आप देखें कि किसके लिए कौन क्या है। वही मैंने सेल की है, अगर मैंने सेल की है तो सामने वाला मेरे लिए क्या है, मेरा देनदार है। और अगर वो अपनी साइड से देखेगा तो मैं उसके लिए क्या हो जाऊंगी, लेनदार। तो देनदार लेनदार क्या होता है कि जो तो देगा ना, जो हमें देगा वो हमारा देनदार और जो हमसे लेगा वो हमारा लेनदार। ठीक है, ऐसे समझे, जो देगा वो देनदार, जो लेगा वो लेनदार। कैसे? अब सेल परचेज, एक तो ध्यान रखना, उधार जब ट्रांजेक्शन होता है तो ही लेनदार देनदार वाला टॉपिक आता है, वरना आप डायरेक्ट कैश में एंट्री कर देते हैं। देखो, अगर आपका कैश में ट्रांजेक्शन हो गया है, मान लो अगर आपने माल कैश में खरीदा या कैश में बेचा है, तो लेनदार देनदार का टॉपिक ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमें सामने वाले की डिटेल्स रखने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कैश में एंट्री करेंगे। हम सामने वाले का खाता कब बनाएंगे, जब हमारी एंट्री, जब हमारा ट्रांजेक्शन उधार में हुआ हो। ठीक है, हमें लेनदार देनदार लिखने की जरूरत कब पड़ेगी, तब जब हमारा ट्रांजेक्शन उधार में हुआ हो। अगर हमारा ट्रांजेक्शन नगद में हो रहा है तो हमें देनदार लेनदार वाली हमारी कंडीशन आएगी ही नहीं, हम डायरेक्ट कैश की अकाउंट को डेबिट करके एंट्री कर देंगे। समझ रहे हो? हमें किसी भी व्यक्ति की, आप खुद देखिए, आपने देखा होगा कि एक तो अगर हम किसी को उधार माल बेच रहे हैं तो हम उसी की तो डिटेल्स लिखते हैं ना कि हाँ हमने उसको उधार माल बेचा, हमें उससे पैसे लेने हैं। अगर आप किसी को नगद में माल बेच रहे हैं, आपने माल बेच दिया, सामने वाले ने पैसे दे दिए, ट्रांजेक्शन खत्म, आपके पास पैसे आ गए, आपका माल चले गया। अब आपको उस व्यक्ति की डिटेल रखने की क्या जरूरत है जिसको आपने सेल की है? आप डायरेक्ट कैश अकाउंट को डेबिट करो कि आपके पास कैश आ गया है और सामने अपने स्टॉक में से माल चले गया है। ठीक है, लेकिन अगर हम उधार खरीदते हैं और उधार बेचते हैं तो हमें व्यक्ति की डिटेल्स रखनी पड़ती है। ठीक है, तो डेटर्स क्रेडिटर वाली कंडीशन तब आएगी जब आप उधार ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, अगर आप उधार माल बेचते हैं, उधार माल खरीदते हैं या उधार संपत्ति खरीदते हैं तो डेटर्स क्रेडिटर वाली चीज आती है। ठीक है, डेटर्स जो हमें देगा, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ऐसे मानिए कि मैंने, मान लो, मोहन को 5,000 रुपए उधार दे दिए। ठीक है, अब मैंने मोहन को 5,000 रुपए उधार दे दिए, तो अब ये बताइए कि मोहन मेरे लिए क्या होगा, लेनदार होगा या देनदार होगा? अगर मैंने मोहन को 5,000 रुपए उधार दिए हैं, बताइए, अनम्यूट करके बताइए। मैम देनदार होगा। गुड, देनदार होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो मुझे पैसे देगा, मैंने उन्हें पैसे दे दिए है ना, तो मैंने उन्हें क्या दिए, उधार पैसे दिए, तो उधार पैसे दिए तो वो मेरा डेटर्स कैसे होगा, क्योंकि वो मुझे पैसे वापस करेगा, कभी तो करेंगे ना, उधारी तो पैसे दिए ना मैंने। तो मेरे उधार जब हम पैसे देते हैं तो हमारी असेट्स होती है, हमारी संपत्ति होती है, सामने वाले के पास हमारी संपत्ति है, वो डेटर्स हमारी संपत्ति कहलाती है। ध्यान रखना, जो हमारे डेटर्स होते हैं वो हमारी संपत्ति होती है, हमेशा बैलेंस शीट में असेट साइड आते हैं। ठीक है, तो हमारी संपत्ति है हमारे डेटर्स। अब क्या होगा, वो जब मुझे पैसे देंगे तो ठीक है, देनदार मेरे खत्म हो जाएंगे, जैसे ही उनका मेरे पास पैसे आ जाएंगे जितने मैंने पैसे दिए तो हमारे देनदार खत्म। ठीक है, देनदार तब तक है जब तक सामने वाले के पैसे मेरे पास नहीं आते। वहीं अगर सामने वाले ने मुझे पैसे दिए हुए होते उधार, तो सामने वाला मेरे लिए मेरा लेनदार हो जाता। ठीक है, कि हाँ अब वो मुझसे पैसे लेंगे। अगर उन्होंने मुझे उधार पैसे दिए हुए होते या व्यवसाय को उधार पैसे दिए हुए होते तो सामने वाला लेनदार हो जाता, क्योंकि वो मुझसे पैसे लेंगे। अभी कंडीशन क्या है कि अभी मैंने दिए और मैं लूंगी, तो मैं लेनदार हूं और वो देनदार है। ठीक है, अगर ऐसा होता कि सामने वाला उन्होंने मुझे उधार पैसे दिए हैं, तो
तो क्या होता कि वो तो लेनदार हो जाते और मैं देनदार हो जाती, ठीक है, कि मैं तो दूंगी और वो लेंगे। लेनदार देनदार का टॉपिक क्लियर है, इतना ज्यादा वो नहीं है, बट हाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है एंट्रीज करते टाइम कि कौन तो देनदार है और कौन लेनदार है। तो इसको ऐसे समझना कि अगर हमारे पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, सामने वाला हमें पैसे दे रहा है, तो वो हमारा देनदार है, और हमारे पास से पैसे आ रहे हैं, हम सामने वाले को दे रहे हैं, तो वो हमारा लेनदार है। लेनदार किन कंडीशंस में आएंगे? लेनदार देनदार अगर आप उधार खरीद रहे हैं और उधार बेच रहे हैं। यस मैम। यस मैम, समझा। किसी को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ यस मैम, लीजिए। समझ गए। हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। डेटर्स क्रेडिटर्स इनकम एक्सपेंस, कोई क्वेश्चन है डेटर्स क्रेडिटर इनकम एक्सपेंस में? देखो ये ना मैन टॉपिक है, जब हम एंट्रीज करेंगे ना तो ज्यादातर इन्हीं टॉपिक्स की एंट्रीज होंगी। सेल परचेज हो गई, उधार में हो रही है तो डेटर्स क्रेडिटर्स आ रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला आपके लिए क्या है, आपका लेनदार है या देनदार है, ठीक है। जैसे एक चीज और कि देखो, एक तो पैसे होता है, एक तो आप दे रहे, एक आप चुका रहे, ठीक है, दो अलग अलग चीजें होती है। अब देखो, जैसा मैंने अभी आपको एक एंट्रीज बताई कि मैंने मोहन को पैसे दिए, उधार दिए, समझ रहे हैं आप, तो मेरा देना क्या हो गया? अब इस कंडीशन में वो मेरे लिए मेरा देनदार हो गया, ठीक है। वही वो मुझे पैसे देंगे, वापस देंगे, ठीक है। तो अब आप बताइए वो एंट्री क्या होगी कि सामने वाले ने चुकाए। तो दिए और चुकाए में फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि सामने वाला चुका रहा है तो मैं लेनदार ही रहूंगी। ऐसा नहीं है कि वो मुझे, उन्होंने मेरे पास पैसे आ गए तो मैं सामने वाली की देनदार हो गई, समझ रहे हैं? वो मेरा देनदार है, ठीक है, मैंने उनको पैसे दिए तो वो मेरा देनदार हो गया। वही वो मुझे जब पैसे देंगे तो वो पैसे देना नहीं, वो पैसे चुकाना होगा। उस कंडीशन में देनदार लेनदार चेंज नहीं होंगे। जैसे अभी मैंने आपको दोनों पक्ष बताए थे कि अगर वो, मैंने उनको पैसे दिए तो वो मेरे देनदार हो गए और मैं उनकी लेनदार हो गई। वहीं अगर वो मुझे पैसे देते तो क्या होता कि मैं तो देनदार हो जाती और वो लेनदार हो जाते। तो देना और चुकाना दो अलग चीजें होती है। दिए हुए पैसों को अगर आप वापस दे रहे हैं तो वो चुकाना हो जाता है, वो देना नहीं होता है। उस कंडीशन में डेटर्स क्रेडिटर्स चेंज नहीं होते हैं। सामने वाला देनदार है, वो देनदार ही रहेगा, मैं लेनदार हूं, मैं लेनदार ही रहूंगी। यूं नहीं कि सामने वाला अगर मुझे दे रहा है, दे रहा नहीं है, वो चुका रहा है, ठीक है। तो ये फर्क होता है दोनों में। आप ऐसे मत देखना कि जैसे मैंने पैसे दे दिए अब वो दे रहा है तो अब जैसे चेंज हो गया कि अब मैं देनदार हो गई, वो लेनदार हो गया। नहीं, अगर वो मुझे अलग से उधार पैसे देते हैं, ठीक है, तो ये चेंज हो सकता है कि हाँ मैं देनदार हो जाऊंगी और वो लेनदार हो जाएंगे। लेकिन मेरे दिए गए पैसे अगर वो चुका रहे हैं तो उस कंडीशन में ये चीज चेंज नहीं होती है, ठीक है, क्लियर। तो देना और चुकाना दो अलग चीजें होती हैं, उस कंडीशन में ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक होता है पैसे देना, एक होता है चुकाना। चुकाना मतलब आपने कभी लिए हैं, आप उन्हें चुका रहे हैं। मान लो मैंने कभी उधार माल लिया है, ठीक है, उसके बदले में मैं पैसे चुका रही हूँ। अगर मान लो सामने वाले, मान लो मैंने कभी उधार माल बेच दिया था, ठीक है, अब वो मुझे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि उधार दे रहे हैं, ऐसे ही पैसे दे रहे हैं जो मुझे वापस करना है। तो फर्क होता है कि एक तो पैसे दे रहे हैं, एक चुका रहे हैं, तो मतलब क्या है, देनदार है भाई और मैं लेनदार हूं, मैं वैसे ही रहूंगी। लेकिन वहीं अगर वो मुझे अलग तरीके से पैसे दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, तो हाँ, तो मैं देनदार हो सकती हूँ और वो मेरे लेनदार हो सकते हैं। तो चुकाना और देना दो अलग चीजें होती हैं, इनमें कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, देनदार लेनदार में से। एक्सपेंसिव में फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सपेंस कौन सा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट, ओके। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया कि गुड्स से कनेक्टेड जितने भी हमारे जो एक्सपेंस होंगे वो हमारे डायरेक्ट। अब गुड्स से कनेक्टेड मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो हमारा माल खरीदना या माल को स्थापित करना। अब जैसे माल खरीदना, मान लो मैंने, मेरी कपड़ों की दुकान है, ठीक है, मैंने बहुत सारा माल खरीदा। अब शॉप से वहां तक मैं उसे हाथ में लेकर तो नहीं आ सकती ना, तो वो जो मेरा किराया लगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा, ठीक है।
अगर मान लो मैंने फर्नीचर खरीदा, मान लो मेरा फर्नीचर का व्यवसाय है, तो वहां से यहाँ तक लाने का किराया प्लस मैं उसे खुद एडजस्ट नहीं कर सकती फर्नीचर को, मान लो मैंने लेबर को बुलाई, मैंने मेरा फर्नीचर एडजस्ट करवाया, ठीक है, तो वो जो वेजेस होंगे, जो मेरी मजदूरी लगेगी, वो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे, ठीक है। वही मान लो मेरी मैन्युफैक्चरर है कि मैं खुद बनाती हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं बिजनेस में बनाती हूँ, उत्पादक हूँ, मैं मतलब बनाती हूँ खुद माल, तो मेरे माल को बनाने में जितना भी मेरा खर्चा होगा वो सब क्या होगा, वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ठीक है, माल को बनाने में। वहीं अगर मैं मेरे अलग तरीके से जो भी इनकम होती है, अब अलग तरीके से कैसे, जैसे मान लो मैंने किसी को उधार पैसे दे रखे हैं, ठीक है, उसका मुझे इंटरेस्ट प्राप्त होता है, ठीक है। मान लो मैंने मेरा घर का एक कमरा किराए पे दे रखा है, मुझे रेंट प्राप्त होता है। मेरे पास एक शॉप भी है, मैंने उसे भी रेंट पे दे रखी है, मुझे उसका भी किराया प्राप्त होता है, ठीक है। मान लो मेरी एक गाड़ी है, वो मैंने किराए पे चला रखी है, ओला उबर में चला रखी है, उसके पैसे प्राप्त होते हैं मुझे, ठीक है। या मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ अदर 1-2 घंटे की, ठीक है, उससे मुझे पैसे प्राप्त हो रहे हैं। मैं क्या बोल रही हूँ कि आपका जो बिजनेस है, मेरा मेन बिजनेस, मैंने क्या बताया कि मान लो मेरा मेन बिजनेस है शॉप का, कि मेरी शॉप है। अब शॉप के अलावा जितने भी मेरे उस शॉप में जो मेरा काम है, उससे कनेक्टेड मेरे जो भी खर्चे या इनकम्स होंगी, अब इनकम्स तो ये सारी होंगी, अब खर्चे कैसे हो गए, जैसे खर्चे क्या बताते हैं, जैसे आपकी जो शॉप है, ठीक है, शॉप में मान लो आपका बिजली का बिल आता है, ठीक है, उसका खर्चा हो गया, ठीक है। बिजली के बिल के अलावा आपका पानी का बिल हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपके, अगर आप शॉप में 1-2 लड़कों को काम पे रखते हैं, तो आप उनको जो सैलरी देंगे वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऑफिस का, अगर आप अपनी दुकान है, आपकी शॉप है, उसका अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं, तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। अगर आपने किसी से पैसे ले रखे हैं, आप सामने वाले को इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप किसी को इंटरेस्ट भर रहे हैं, तो वो भी आपका किसमें होगा, वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, आप कमीशन दे रहे हैं, ठीक है। मान लो जैसे रखते नहीं है, जैसे कुछ शॉप वाले होते हैं, अपने कुछ प्रोडक्ट को देते हैं बाहर की, यहाँ ठीक है, आप इन मालों को सेल करवाइए, हमारे प्रोडक्ट्स को दिखाइए बाहर, इसके बदले में जितना आपका हमारा माल बिकेगा, उसमें आपको इतने % का कमीशन दे दिया जाएगा। तो आप जो वो कमीशन देंगे, तो वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। माल को छोड़ के अदर तरीके से आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो सारे आपके इनडायरेक्ट है। आप माल को लेके चलिए, देखिए माल से कनेक्टेड इनकम आपकी डायरेक्ट इनकम, और माल से कनेक्टेड एक्सपेंस आपके डायरेक्ट एक्सपेंस, अदर जितने भी है सब इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे, ठीक है। Thank you all. थैंक यू एवरीवन।